नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों को पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा के नए मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी लंबित भर्तियों को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, कड़ी निगरानी और गोपनीय प्रक्रियाओं को अपनाया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नेतृत्व में परीक्षा माफिया और नकल सिंडिकेट पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से नई चुनौती खड़ी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज न्यायिक प्रक्रिया और मजबूत कानूनी ढांचे से युवाओं का भरोसा कायम रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अपात्र लोगों द्वारा गरीबों के लिए जाली मुफ्त राशन लेने के मामलों में कार्रवाई तेज कर दी गई है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर से चिन्हित 2.35 लाख संदिग्ध राशन कार्ड धारकों का सत्यापन किया जा रहा है। जांच में कार, बड़ी जमीन, आयकर रिटर्न और बढ़ते बैंक बैलेंस जैसे संकेतों के आधार पर पात्रता की समीक्षा होगी। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार पहले ही 35.37 लाख अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। सत्यापन के बाद अपात्रों के नाम हटाकर नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा। हज 2027 की तैयारियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जेद्दाह स्थित भारतीय दूतावास में 3 प्रमुख पदों पर अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक मुस्लिम अधिकारी 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर, हज अधिकारी और हज सुपरिटेंडेंट पदों के लिए अलग अलग योग्यता तय की गई है। कोऑर्डिनेटर पद के लिए अखिल भारतीय सेवा या संगठित केंद्रीय सिविल सेवा के लेवल 12 व 13 अधिकारी पात्र होंगे। हज अधिकारी और सुपरिटेंडेंट पदों के लिए संबंधित सेवाओं के अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष रखी गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा और चयन एकेडमिक मेरिट के बजाय लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आयोग ने परीक्षा का नया प्रारूप तैयार किया है जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 90 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से और 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। चयन सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। इससे पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी 150 अंकों की परीक्षा और शैक्षिक अंकों की मेरिट के आधार पर चयन करता था। सावन में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रयागराज से पूर्वांचल के विभिन्न शहरों के लिए रोडवेज बसों के रूट में बदलाव किया गया है। 30 जुलाई से लागू नए डायवर्जन के कारण बसों की दूरी बढ़ गई है जिसका असर यात्रियों के समय और किराए पर पड़ा है। बनारस, गोरखपुर और आसपास के जिलों की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब पहले से अधिक किराया देना पड़ सकता है। प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए यह व्यवस्था लागू की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले रूट और किराए की जानकारी जरूर लें। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सांसद अफजल अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां का सांसद अवैध शस्त्र लाइसेंस बनवाने में व्यस्त हो वहां के भगवानी मालिक हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और दंगाइयों पर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने गाजीपुर की वीरता का उल्लेख करते हुए गैमर गांव को सैनिकों की धरती बताया। उन्होंने वीर अब्दुल हमीद और जिले के सैन्य योगदान को याद किया। योगी ने विपक्षी दलों पर गाजीपुर के गौरव को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन स्थगित होने के बाद भी पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। यूनिवर्सिटी जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाए गए हैं और वाहनों की जांच की जा रही है। इस बीच राजनीतिक दलों के नेताओं और आजम खान समर्थकों का यूनिवर्सिटी पहुंचना जारी है। कई नेताओं ने डॉक्टर तजीन फातिमा से मुलाकात कर समर्थन जताया। 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर 3 अगस्त तक स्थगनादेश है। वहीं सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सुभाषपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान की जाति कुर्मी की जगह यादव होती तो क्या वह इस्तीफे की मांग करते। इस बयान के बाद यूपी में कुर्मी बनाम यादव राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष पेपर लीक और छात्र आंदोलन से जोड़ रहा है जबकि राजनीतिक दल इसे ओबीटी वोट बैंक की नज़र से देख रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरणों पर बहस बढ़ गई है।
गाजीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी और युवाओं की नौकरियों में सेंधमारी की जाती थी। सीएम ने आरोप लगाया कि चाचा भतीजे की जोड़ी पहले इसी काम के लिए निकलती थी। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया लागू की जा रही है। गाजीपुर में मुख्यमंत्री ने 692 करोड़ रुपए की लागत वाली 268 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रदेश के विकास और रोजगार बढ़ाने का दावा भी किया। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज और बिना गारंटी ऋण देने का लक्ष्य रखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर मंजूरी की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। मेरठ में अप्रैल से जून 2026 तक करीब 1300 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जबकि लगभग 400 युवाओं को ही ऋण मिल सका है। अधिकारियों के अनुसार जिले को 2300 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य मिला है। डीएम ने लापरवाह बैंकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी और लंबित आवेदनों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। संसद में पास हुए पेपर लीक निरोधक बिल पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केवल सख्त सजा का प्रावधान करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को पेपर लीक होने से पहले रोकथाम के मजबूत उपाय करने चाहिए। मायावती ने आरोप लगाया कि बार बार कानून बनने के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सस्ती शिक्षा और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया। मायावती ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में नई जानकारी सामने आई है। ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय के पत्र के अनुसार सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की पहचान के बाद ट्रस्ट ने पहले अपने स्तर पर पूछताछ की। बताया गया कि आरोपियों ने 8 जून तक कथित चोरी की रकम वापस कर दी थी। विवाद बढ़ने के बाद ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। पुलिस ने 25 जून को एफआईआर दर्ज की। इसके बाद चंपत राय ने जिम्मेदारियों से अलग होने की इच्छा जताई, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। जांच में करीब 80 लाख रुपए बरामद होने की जानकारी दी गई। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा भगवान राम के नाम पर अर्पित किया गया धन चोरी होना महापाप और महाअपराध है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता की आस्था का सम्मान करने के बजाय अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जनता जवाब देगी। राम मंदिर दान मामले को लेकर ट्रस्ट की कार्रवाई, पुलिस जांच और एसआईटी जांच की मांग के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी के सामने 33 से अधिक विधानसभा सीटों पर दावा पेश किया है। पार्टी 2022 के चुनाव में 33 सीटों पर लड़ने और 8 सीटें जीतने के प्रदर्शन के आधार बना रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी फिलहाल आरएलडी और 20 से 25 सीटें देने के पक्ष में। पश्चिमी यूपी के साथ आरएलडी अब पूर्वांचल में भी संगठन विस्तार कर रही है। अंतिम सीट फार्मूले पर आने वाले महीनों में फैसला संभव है। और 31 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और आगरा में मौसम सुहावना रहने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मेरठ में तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग ने तेज बारिश, जलभराव और बिजली गिरने की स्थिति में सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।